तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉर्ड्स रूल के बारे में। अगर देखा जाए तो एक कॉर्ड जो थे वो साइंटिस्ट थे, उनका पूरा नाम था डॉक्टर E.F. कॉर्ड। ठीक है, उनने 1970 में एक पेपर लिखा था अ रिलेशनल मॉडल फॉर लार्ज शेयर डेटा बैंक्स। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये जो कॉर्ड रूल्स हैं ये बनाए इसलिए गए, मतलब E.F. कॉर्ड ने इसलिए बनाए इनको कि अगर मान लो कोई डेटाबेस है, ठीक है, या कहना चाहिए कोई डीबीएमएस है, तो कॉर्ड्स के 0 से लेकर 12, इट मींस 13 रूल्स होते हैं। टोटल कितने रूल्स होते हैं? 13, 0 to 12। ठीक है, इनको कॉर्ड्स 12 रूल भी बोलते हैं। ठीक है, कॉर्ड्स 12 रूल भी बोलते हैं बिकॉज 0 से 12 तक होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई डेटाबेस डीबीएमएस या कहना चाहिए डेटाबेस हो या डीबीएमएस हो, इन 0 से लेकर 12 के बीच में जो भी रूल्स हम देखेंगे, 0 to 12 मींस टोटल 13 रूल्स की बात करेंगे, अगर वो फॉलो करता है तो आइडियल आरडीबीएमएस है। आइडियल आरडीबीएमएस मतलब आइडियल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका मतलब कॉर्ड ने क्या किया, कुछ रूल प्रपोज किए हैं। ठीक है, 13 रूल्स हैं। कॉर्ड का कहना है, जो कॉर्ड साइंटिस्ट हैं उनका कहना है कि अगर कोई भी डेटाबेस या डीबीएमएस इन 13 रूल्स को फॉलो करता है तो आइडियल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर इन पूरे के पूरे रूल को फॉलो करता है तो आइडियल है, ध्यान रखना। लेकिन ऐसा आज तक कोई भी डेटाबेस या डीबीएमएस नहीं बना जो इनके के पूरे रूल को फॉलो करे। इट मींस there is not any database in the current scenario that is purely or ideal relational database management system, because कोई भी डेटाबेस या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इनके टोटल 13 रूल्स को फॉलो नहीं करता है। 6-7 रूल 8 रूल भी अगर फॉलो हो गए तो अच्छा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बन जाता है। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर E.F. कॉर्ड was a computer scientist. कंप्यूटर साइंटिस्ट थे who invented the relational model for database management. ठीक है, जिन्होंने इन्वेंट किया था, और IBM में मैंने आपको बताया था 1917 उनने एक पेपर के थ्रू इसको इन्वेंट किया था, और उस पेपर का नाम था अ रिलेशनल मॉडल फॉर लार्ज शेयर्ड डेटा बैंक्स। ठीक है, अगर कोई भी रिलेशनल मॉडल अगर कॉर्ड्स के 13 रूल्स को और कॉर्ड्स 12 रूल्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज 12 पे एंड हो रहा है, इसलिए कॉर्ड्स 12 रूल्स भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली हम बात करें तो देयर इज नॉट डीबीएमएस और देयर इज नॉट एनी डेटाबेस दैट सेटिस्फाइड ऑल दीज रूल्स। ओके, ठीक है, बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल द रिलेशनल डेटाबेस वाज क्रिएटेड, और इनके ही रिलेशनल मॉडल पे डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेसेस क्रिएट होते हैं। कॉर्ड प्रपोज 13 रूल्स popularly known as Cord's 12 rule because 0 to 12 है। ठीक है, to test DBMS concept against his relational model। ये किसको टेस्ट करने के लिए होता है कि आपका जो डेटाबेस है इन रूल्स को अगर फॉलो करता है तो आपका डेटाबेस या डीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, सो कॉर्ड्स रूल एक्चुअली डिफाइन व्हाट क्वालिटी ए डीबीएमएस रिक्वायर, कौन कौन सी क्वालिटी डीबीएमएस को चाहिए जिससे कि वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बन जाए। टिल नाउ देयर इज हार्डली एनी कमर्शियल प्रोडक्ट दैट फॉलोज ऑल द 13 कॉर्ड्स रूल। कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा डेटाबेस नहीं है। अगर हम ओरेकल की बात करें जो सबसे कहना चाहिए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ डेटाबेस की, अगर हम बात करें या डेटाबेस में जिसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ओरेकल को, तो इवन ओरेकल फॉलो ओनली 8.5 आउट ऑफ 13। तो समझ लो 8 या 8.5 की बात कर रहे हैं। 8.5 मतलब एक रूल्स में दो पॉइंट्स है, तो इसलिए 8.5 बोला जा रहा है। ठीक है, तो ओरेकल भी टोटल 13 रूल्स को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो द कॉर्ड्स 12 रूल्स आर एज फॉलोज। देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं रूल 0 की। इसको हम फाउंडेशन रूल या बेस रूल भी कहते हैं। इसी से सारे के सारे रूल्स डेराइव हुए हैं, ध्यान रखना। इसी को हम फाउंडेशन रूल या बेस 0 रूल भी कहते हैं। कुछ बुक्स में आपको ये रूल 0 नहीं देगा बिकॉज इन्हीं के बेस पे बाकी सारे के सारे आपके डेराइव्ड हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, स्टार्ट रूल 0 से ही होता है। ठीक है, अब ये रूल बोलता क्या है बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले ये तो फाउंडेशन रूल है या बेस रूल है, इसी से सारे आगे रूल बेस्ड हैं या उससे डिराइव्ड होंगे। अगर कोई सिस्टम आरडीबीएमएस है या ऐसा वो बोलता है कि उसके पास रिलेशनल कैपेबिलिटीज हैं, तो डेटाबेस को वो मैनेज कर पाए प्रॉपरली।
डेटाबेस को प्रॉपरली मैनेज कर पाए। इसका मतलब अगर कोई सिस्टम बोलता है कि मैं आरडीबीएमएस हूं, तो डेटाबेस जो एंटायर डेटाबेस है उसको प्रॉपरली मैनेज कर पाए। ठीक है, तो देखो दिस रूल स्टेट्स दैट फॉर अ सिस्टम टू क्वालिफाई एज एन आरडीबीएमएस, कि अगर किसी सिस्टम को आरडीबीएमएस के लिए क्वालिफाई करना है तो इट मस्ट बी एबल टू मैनेज डेटाबेस एंटायरली थ्रू द रिलेशनल कैपेबिलिटीज। तो पूरे के पूरे डेटाबेस को मैनेज कर पाए उनकी रिलेशनल कैपेबिलिटीज के थ्रू। इट मींस आपस में टेबल्स को एसोसिएट करके या आपस में टेबल्स को रिलेट करके। क्यों? क्योंकि अगर आप उसकी बात करोगे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो बट ऑब्वियस है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपका जो डेटा होता है वो टेबल्स के टर्म में होता है। तो टेबल्स को आप रिलेट कर पाओ, उनको जोड़ पाओ, तो रिलेशनल कैपेबिलिटीज के साथ अगर डेटाबेस को मैनेज कर पाते हो तो वो आपका आरडीबीएमएस के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। इसी को बोलते हैं रूल 0। ठीक है, सेकंड बात करते हैं रूल 1 की। ठीक है, अब रूल 1 की बात करते हैं। अब अगर देखो तो इसको बताने के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान लो एक मैंने ले लिया स्टूडेंट टेबल। ठीक है, तो मैंने बनाया स्टूडेंट टेबल, चलो बनाते हैं। तो मैंने स्टूडेंट टेबल बनाया, तो टेबल का नाम हो गया स्टूडेंट। अब ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा टेबल्स के टर्म में स्टोर होता है, ये हमको पता है, हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर मान लो इसके जो एट्रीब्यूट्स या कॉलम है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, एक एक रूल को बड़े आराम से समझना बेटा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, बड़े इजीली वे में समझ में आ जाएंगे। स्टूडेंट एड्रेस और फोन नंबर। तो मैंने एक टेबल का नाम लिया स्टूडेंट, जिनके एट्रीब्यूट्स हैं स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस और फोन नंबर है। ठीक है, अगर आईडी की बात करें तो 01, 02, 03 ऐसे मैंने आईडी ले लिया। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया रमेश, यहां लिख दिया मानिक, ठीक है, यहां लिख दिया लक्ष्य। ठीक है, ऐसे मैंने नाम लिख दिए, स्टूडेंट के नेम दे दिए, उनके करस्पॉन्डिंग एड्रेसेस हैं, उनके करस्पॉन्डिंग फोन नंबर है। तो आपका रूल 1 क्या बोलता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है इंक्लूडिंग मेटा डेटा, मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा, मैंने आपको पहले की क्लास में बताया हुआ है, मेटा डेटा मींस डेटा अबाउट डेटा। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है इंक्लूडिंग मेटा डेटा, हर इंफॉर्मेशन सेल के फॉर्म में स्टोर होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह डेटा तो आपका टेबल के फॉर्म में रिकॉर्ड होगा और हर इंफॉर्मेशन सेल के फॉर्म में स्टोर होना चाहिए। सेल किसको बोलते हैं? जहां भी रो और कॉलम एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वो सेल कहलाता है। जैसे कि देखो, अगर मैं बात करूं तो देखो ये आपका सेल हो गया क्योंकि रो और कॉलम है, ये आपका सेल हो गया, देखो रो और कॉलम। ठीक है, देखो ये रो है और ये आपका कॉलम है, तो जहां भी रो और कॉलम क्रॉस करते हैं वो सेल कहलाता है। तो देखो ये सेल है, जहां रमेश लिखा हुआ सेल है, जहां मानिक लिखा हुआ है वो सेल है, जहां लक्ष्य लिखा हुआ है वो सेल है। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब है इंफॉर्मेशन रूल, जो रूल 1 है उसको हम इंफॉर्मेशन रूल बोलते हैं। और इंफॉर्मेशन रूल में, इंफॉर्मेशन रूल क्या बोलता है कॉर्ड का, कि हर इंफॉर्मेशन सेल के फॉर्म में स्टोर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ऑल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग मेटा डेटा इज टू बी रिप्रेजेंटेड एज स्टोर्ड इन सेल्स ऑफ अ टेबल। द रोज एंड कॉलम हैव टू बी स्ट्रिक्टली अनऑर्डर्ड। अब रो और कॉलम की ऑर्डरिंग की बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, अनऑर्डर्ड हो सकते हैं लेकिन इंफॉर्मेशन सेल के टर्म में स्टोर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं बच्चे, गारंटीड एक्सेस। गारंटीड एक्सेस की बात करेंगे। अब देखो, अब मैंने बात की कि टेबल बना हुआ है, ये टेबल है, अब जो भी डेटा है वो एक्सेस हो पाए, इस बात का ध्यान रखना है, जो भी डेटा है वो एक्सेस हो पाए। तो मैंने एसक्यूएल क्वेरीज आपको पढ़ाया है बेटा, अगर मुझे मान लो स्टूडेंट नेम निकालने हैं वो सारे के सारे जिनका आईडी 01 है, मतलब मुझे ऐसा नाम निकालना है जिसका स्टूडेंट आईडी 01 है, तो आप क्या लिखोगे, क्वेरी क्या लिखोगे, सेलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 01, यही लिखोगे। तो अगर आप देखो यहां क्या कर रहे हो, यहां आप डेटा को एक्सेस कर रहे हो, तो जो भी डेटा है वो एक्सेस हो पाए। तो दूसरा रूल क्या बोलता है, गारंटेड एक्सेस होना चाहिए। डेटा जो है, अगर डेटाबेस में डेटा है तो एक्सेस होना चाहिए। तो एक्सेस किसके थ्रू हो जाएगा, कोई क्वेरी के थ्रू हो जाएगा। तो एक्सेस करने का तरीका क्या होता है, देखो, तो देखो बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं यहां, ये आपका एट्रीब्यूट है या कॉलम का नाम है, देखना
ये एट्रीब्यूट है, ये आपका टेबल का नाम है, देखो ये टेबल नेम है। और अगर स्टूडेंट आईडी देखो तो स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की होगा, स्टूडेंट आईडी क्या है, प्राइमरी की है। या भी ए भी आपका एट्रीब्यूट है जो की एट्रीब्यूट है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट आईडी से हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे किसी भी स्टूडेंट को, और ये नॉट नल भी नहीं होगा, तो ये प्राइमरी की बन सकता है। तो गारंटेड एक्सेस का मतलब ये हुआ कि किसी भी डेटा को हम एक्सेस कर पाए अगर डेटाबेस में है। और कैसे एक्सेस करेंगे? तो देखो कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, टेबल नेम प्लस की रो, या कहना चाहिए की एट्रीब्यूट प्लस एट्रीब्यूट कॉलम। ठीक है, तो की देखो की रो में आपने क्या बोला, एस आई डी इक्वल टू 01। तो मुझे वेयर कंडीशन में मैंने क्या बोला कि मुझे ऐसा रो चाहिए जिसका स्टूडेंट आईडी 01 हो। तो देखो सबसे पहले टेबल नेम, तो टेबल नेम आ गया, कौन से टेबल से रिट्रीव कर रहा हूं, स्टूडेंट से। फिर प्राइमरी की रो, प्राइमरी की रो मतलब जिसका स्टूडेंट आईडी 01 हो, तो एक कंडीशन दे दी मैंने, तो ये प्राइमरी की रो हो गया, प्लस कॉलम, कॉलम कौन सा हो गया, स्टूडेंट नेम। तो मैं देखो कोई भी डेटा जो स्टोर्ड है उसको प्रॉपरली रिट्रीव कर पा रहा हूं, गारंटेड एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, और एबिलिटी टू डायरेक्टली एक्सेस वाया पॉइंटर इज अ वायोलेशन ऑफ दिस रूल। लेकिन पॉइंटर के थ्रू एक्सेस नहीं होना चाहिए, किसी क्वेरीज के थ्रू एक्सेस होना चाहिए। कोई क्वेरी के थ्रू आप इसको एक्सेस कर पाओ, किसी प्रोग्राम के थ्रू एक्सेस कर पाओ, लेकिन पॉइंटर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। स्ट्रक्चर लैंग्वेज चलेगा, पॉइंटर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये रूल वायोलेट होगा। ठीक है, तो यहां मुझे समझ में आ गई कौन सा कॉम्बिनेशन से आप डेटा को यूज कर पाते हो, टेबल नेम प्लस प्राइमरी की रो प्लस एट्रीब्यूट कॉलम। So each unique piece of data, that is atomic value, should be accessible by table name plus primary key plus attribute column. ये आपका रूल 2 था। तीसरा रूल, सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल। सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल, अब मैंने आपको बताया था नल का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ये जीरो नहीं है, स्पेस नहीं है, अंडरस्कोर नहीं है। ठीक है, ये नॉट डिफाइंड है, ये अलग ही है, इन सबसे अलग है। नो वैल्यू, या हम बोलेंगे अननोन, मतलब अभी तो नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है हो जाए। अभी तो नहीं है, फ्यूचर में हो जाए। जैसे अगर बोला जाए कि अगर हम देते हैं, रखते हैं कि एक फील्ड रखते हैं कि अगर कोई कस्टमर है तो उसके पास क्या कहते हैं, कोई लोन है या नहीं है, ये हम देखना चाहते हैं, या कितने लोन है। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं कि अगर मान लो कोई ऐसी वैल्यू है, फोन नंबर। ठीक है, अब फोन नंबर अगर किसी का मुझे नहीं पता तो मैंने लिखा नल। हो सकता है उसके पास कोई क्या कहते हैं फोन नंबर हो, मुझे अभी नहीं पता, अभी ये डिफाइन नहीं है, इन फ्यूचर हो सकता है। तो ये जीरो भी नहीं है, ये जीरो भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ इन द करंट सिचुएशन इट इज नॉट डिफाइंड और अननोन और नो वैल्यू। नल का सिंपल मतलब ये होता है। तो सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल होना चाहिए। ठीक है, मतलब नल वैल्यू मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ डेटा टाइप। नल वैल्यू जो होना चाहिए वो डेटा टाइप से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि नल का कोई डेटा टाइप है ही नहीं, क्योंकि वैल्यू ही डिफाइंड नहीं है तो उसका डेटा टाइप कैसे हो जाएगा। तो एक बात बिल्कुल ध्यान रखना बच्चे कि नल जो होगा उसका कोई डेटा टाइप डिफाइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नल वैल्यू मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ डेटा टाइप। ये डेटा टाइप से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है अभी वैल्यू ही क्या है, तो मुझे डेटा टाइप से तो मतलब ही नहीं हुआ। तो नल वैल्यू मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, सो नल वैल्यू हैज सेवरल मीनिंग्स। इट कैन मीन मिसिंग डेटा, नॉट एप्लीकेबल और नो वैल्यू। इट शुड बी हैंडल कंसिस्टेंटली, प्रॉपर हैंडल होना चाहिए। ऑल्सो प्राइमरी की मस्ट नॉट बी नल, एवर एक्सप्रेशन और नल मस्ट गिव नल। ठीक है, ऑल्सो प्राइमरी की मस्ट नॉट बी नल एवर। अब प्राइमरी की का मतलब क्या होता है, यूनिक प्लस नॉट नल। तो बट ऑब्वियस है अगर कोई कॉलम प्राइमरी की है तो यूनिक भी होगा और नॉट नल भी होगा। ठीक है, मतलब कोई ना कोई वैल्यू होगी ही होगी। ठीक है, और जिसमें ऐसा प्राइमरी की नहीं बनाया हुआ है वो नल हो सकता है, उसमें आप नल वैल्यू दे सकते हो। नल वैल्यू देने का तरीका क्या होता है, NU-LL। तो ये ध्यान रखना है आपको, रूल नंबर 3 कि सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल होना चाहिए। नल को आप प्रॉपरली ट्रीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, दैट इज द थर्ड रूल। रूल 4 क्या बोलता है बेटा, एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग। एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग का मतलब हुआ, सिंपल सी बात कर रहे हैं, डेटाबेस डिक्शनरी की। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो कैटलॉग के फॉर्म में सेव होना चाहिए। जो भी डेटा है, जैसे कि टेबल का नाम, समझते चलना मेरी बात को, जो भी इंफॉर्मेशन है तो टेबल का नाम। ठीक है, फिर कॉलम का नाम,
कितने कॉलम है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स आ गई बात, नंबर ऑफ कॉलम्स। कौन कौन सा कीज अप्लाई किया हुआ है, प्राइमरी की है, फॉरेन की है, कौन सा की लगा हुआ है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी है, कहना चाहिए डेटाबेस से रिलेटेड है या डेटा से रिलेटेड है या टेबल से रिलेटेड है, सारे के सारे कैटालॉग में होना चाहिए, सारे के सारे कैटालॉग में होना चाहिए या डेटाबेस डिक्शनरी में होना चाहिए, ठीक है। और सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही इसको कहना चाहिए रिलेशनल क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू एक्सेस कर पाए। मतलब क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू इसको कौन एक्सेस कर पाएगा, केवल ऑथराइज पर्सन, ये ध्यान रखना। लेकिन जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए टेबल की, कॉलम की, कितने टेबल है, कितने कॉलम है, आपस में लिंक क्या है, आपस में रिलेशन क्या है, ये सारा का सारा डेटाबेस डिक्शनरी में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऑथराइज पर्सन ही इसको एक्सेस कर पाए, इस बात का भी ध्यान रखना है। ये कौन बताता है, हमें कौन सा रूल बताता है, रूल नंबर 4 बताता है। तो देखो, डेटाबेस डिक्शनरी कैटलॉग इज द स्ट्रक्चर्ड डिस्क्रिप्शन of the complete database and it must be stored online. The catalog must be governed by same rule as rest of the database. The same query language should be used on catalog as used to query database. तो इसका मतलब सिंपल है, जो डेटाबेस डिक्शनरी है इज द स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंप्लीट डेटाबेस। ये कैसा डिस्क्रिप्शन को होल्ड करेगा, कंप्लीट डेटाबेस के स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन को होल्ड करेगा और ये ऑनलाइन स्टोर्ड होगा, ठीक है। और जो कैटलॉग होगा उनके लिए भी रूल सेम होंगे, जो कि रेस्ट ऑफ द डेटाबेस के लिए वही रूल अप्लाई होंगे। द सेम क्वेरी लैंग्वेज शुड बी यूज्ड ऑन कैटलॉग एज यूज्ड टू क्वेरी डेटाबेस। जो क्वेरी डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करने के काम में आता है, वही कैटलॉग को भी एक्सेस करने में काम आना चाहिए। बट ध्यान रखना है कि जिसको भी परमिशन है वही एक्सेस कर पाए, अदरवाइज एक्सेस ना हो पाए। आगे बात करते हैं रूल नंबर 5 की, पावरफुल एंड वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। अब पावरफुल एंड वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज की बात जो हम कर रहे हैं, हर डीबीएमएस के बाद खुद की क्वेरी लैंग्वेज होनी चाहिए। हर डीबीएमएस के बाद खुद की क्वेरी लैंग्वेज, जैसे हम ओरेकल की बात करें तो इसके पास सिक्वल है या एसक्यूएल है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। इसके थ्रू आप क्या कर पाते हो, जिससे कि आप इंसर्शन कर पाते हो, डिलीशन कर पाते हो, क्रिएशन कर पाते हो, अपडेशन कर पाते हो। तो हर डीबीएमएस के पास खुद की क्वेरी लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ओरेकल के पास सिक्वल या एसक्यूएल है। तो वन वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज मस्ट बी देयर टू प्रोवाइड all manners of access to the data stored in the database. It means एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होना चाहिए जो कि डेटा को एक्सेस कर पाए, अपडेट कर पाए, मैनिपुलेट कर पाए, लाइक सिक्वल, ठीक है। इफ द डेटाबेस अलाउज एक्सेस टू द डेटा विदाउट द यूज ऑफ दिस लैंग्वेज, देन दैट इज अ वायोलेशन। अगर इसके बिना भी, मतलब जैसे कि अगर ओरेकल की बात करें और मैं बोल रहा हूं कि क्वेरी लैंग्वेज से रिट्रीव होगा, लाइक सिक्वल या एसक्यूएल से रिट्रीव होगा, तो एसक्यूएल के बिना फिर रिट्रीव नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये रूल का वायोलेशन है, ठीक है। So if the database allows access to the data without the use of this language, अगर डेटाबेस बिना इस लैंग्वेज के भी यूज हो जाता है तो ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखना, क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू ही डेटा बेस जो होना चाहिए एक्सेस होना चाहिए, ये रूल नंबर 5 का कहना है। नेक्स्ट रूल है व्यू अपडेशन रूल। व्यू अपडेशन रूल में क्या होता है, ऑल द व्यू that are theoretically updatable should be updatable by the system as well. अब जितने भी व्यू हैं, एक टेबल या डेटाबेस के अलग अलग व्यू हो सकते हैं, समझो मेरी बात को। एक टेबल के अलग अलग व्यू पॉसिबल हैं या डेटाबेस के अलग अलग व्यू पॉसिबल हैं, मल्टीपल व्यू पॉसिबल हैं, ठीक है, जो कि सेल्फ अपडेटेबल होनी चाहिए। अगर थियोरेटिकल अपडेटेबल है तो सिस्टम के थ्रू भी अपडेट हो जाए, या आप कह सकते हो कि सेल्फ अपडेटेबल होना चाहिए, ऑटोमेटिकली अपडेट होना चाहिए। तो रूल नंबर 6 को फॉलो करेगा। रूल नंबर 7 की बात करते हैं, रिलेशनल लेवल ऑपरेशन। रिलेशनल लेवल ऑपरेशन में बड़ा ही सिंपल सा फंडा है कि अगर कोई आरडीबीएमएस है तो रिलेशनल लेवल ऑपरेशन को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि डीबीएमएस इंसर्ट, डिलीट, अपडेट हर लेवल पे सपोर्ट करना चाहिए। रिलेशनल अलजेब्रा को भी सपोर्ट करे, जैसे कि यूनियन, माइनस, इंटरसेक्शन जैसे ऑपरेशन भी सपोर्ट करने चाहिए। तो ध्यान रखना, देयर मस्ट बी इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन ऑपरेशन एट ईच लेवल ऑफ रिलेशन। हर लेवल ऑफ रिलेशन पे इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन ऑपरेशन सपोर्ट होना चाहिए। फिर रिलेशनल अलजेब्रा को भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि रिलेशनल अलजेब्रा में ही आप क्या परफॉर्म कर सकते हो, यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। अगली क्लास से हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनल अलजेब्रा। तो रिलेशनल अलजेब्रा को सपोर्ट करना चाहिए जो भी आपका आरडीबीएमएस है, मींस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है।
आगे बात करते हैं रूल नंबर 8, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ये तो आपको मैंने बताया कि जब आप फिजिकल लेवल की बात करते हो, फिजिकल लेवल में कोई चेंजेस करते हो, तो लॉजिकल लेवल में कोई चेंजेस ना हो, व्यू लेवल पे कोई भी अपडेशन ना हो, या उनमें अपडेट करने की जरूरत ना पड़े, तो आपका जो कहना चाहिए, अगर इस रूल को फॉलो करता है कोई डीबीएमएस, तो आरडीबीएमएस कहलाता है। ठीक है, तो द फिजिकल स्टोरेज ऑफ डेटा शुड नॉट मैटर टू द सिस्टम इफ से सम फाइल सपोर्टिंग टेबल इज रीनेम्ड और मूव फ्रॉम वन डिस्क टू अनदर। अगर कोई फाइल है उसको मैंने रीनेम कर दिया, या एक डिस्क से सी ड्राइव से डी ड्राइव में पहुंचा दिया, तो इट शुड नॉट अफेक्ट द एप्लीकेशन और द लॉजिक। एपीआई को ना तो अफेक्ट करे, ना ही लॉजिकल स्कीमा को अफेक्ट करे, ना ही यूजर लेवल को अफेक्ट करे, तो ये कहलाएगा फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो आरडीबीएमएस को फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस फॉलो करना चाहिए। ठीक है, मतलब चेंजेस नॉट अफेक्ट लॉजिकल एंड व्यू लेवल, चेंजेस इन स्टोरेज नॉट अफेक्ट लॉजिकल एंड व्यू लेवल। वैसे ही अगर हम बात करें लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की, तो चेंजेस इन लॉजिकल स्ट्रक्चर नॉट अफेक्ट द व्यू एंड स्टोरेज। अब अगर आप लॉजिकल स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस करते हो, तो व्यू लेवल पे या फिजिकल लेवल पे कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। से इफ अ टेबल इज स्प्लिट इनटू टू टेबल्स, अगर मान लो एक टेबल को हम दो, कहना चाहिए, पार्ट में तोड़ते हैं। ठीक है, अगर एक टेबल को दो पार्ट में हमने स्प्लिट कर दिया, जैसे एक टेबल था, उसमें आपके मान लो 4 कॉलम्स थे। ठीक है, 1 2 3 4। अब मैंने क्या कर दिया, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, दो दो कॉलम हो गए। ठीक है, ठीक है, तो अगर एक टेबल को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया गया, तो जब अगर मैं क्वेरी फायर करूं, तो दोनों टेबल को ज्वाइन करके आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। तो यूजर को ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये टेबल जो है वो दो पार्ट में टूट गया है। मतलब लॉजिकल लेवल में आपने चेंज किया, क्या किया, टेबल को दो पार्ट में तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। लेकिन यूजर लेवल में ये पता नहीं चलना चाहिए, जब वो क्वेरी फायर करे इस टेबल से रिलेटेड, तो क्या हो जाए, ज्वाइन परफॉर्म हो, इन दोनों स्प्लिटेड पार्ट को तो जोड़ के ज्वाइन होके एक कॉमन रिजल्ट आपको निकलना चाहिए। यूजर को इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए, यूजर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपने टेबल को स्प्लिट कर दिया है। मतलब यूजर व्यू लेवल पे या यूजर लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस। अब अगला रूल ये है कि इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स जो कहना चाहिए आप अप्लाई करते हो, वो मॉडिफाई इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो मॉडिफाई इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब मैं किसी लेवल पे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को मॉडिफाई कर रहा हूं, ठीक है, तो दूसरी स्कीमा पे कोई अफेक्ट ना हो, इंटीग्रिटी भी इंडिपेंडेंस हो, इंडिपेंडेंटली हर लेवल पे मैं इंटीग्रिटी को अपडेट मॉडिफाई कर पाऊं, अपने हिसाब से कर पाऊं, विदाउट अफेक्टिंग अनदर स्कीमा और विदाउट अफेक्टिंग अदर लेवल। ठीक है, तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मॉडिफाई इंडिपेंडेंटली होना चाहिए विदाउट एनी मॉडिफिकेशन इन द एप्लीकेशन। तो द डेटाबेस should be able to enforce its own integrity rather than using other programs. खुद की इंटीग्रिटी अप्लाई कर पाए। Key and check constraints, trigger, etc. should be stored in the data dictionary. This also make RDBMS independent of front end. अब ये फ्रंट एंड से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंटली कहना चाहिए, इंटीग्रिटी को हम मेंटेन कर पाए। अगला रूल बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट, डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट। अब अगर मान लो अगर डिस्ट्रीब्यूटेड वे में आपका डेटाबेस है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड वे में डेटाबेस है, ठीक है, अब अगर मान लो जो यूजर है उसको एक्सेस करना चाहता है, ठीक है, अब जब यूजर एक्सेस करना चाहता है तो डिफरेंट यूजर हो सकते हैं, यूजर 1 या डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम हो सकते हैं। देखो यूजर 2 डिफरेंट है, देखो, तो डिफरेंट यूजर्स आपके हो सकते हैं। पॉसिबिलिटीज क्या है कि हाँ डिफरेंट यूजर्स आपके पॉसिबल हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस का मतलब ये हुआ कि आप क्या करते हो, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पोर्शन टू वेरियस लोकेशन शुड बी इनविजिबल टू द यूजर ऑफ द डेटाबेस। डिस्ट्रीब्यूशन, डेटाबेस के डिस्ट्रीब्यूशन को हमको यूजर से हाइड करना है, यूजर को नहीं पता चलना चाहिए कि ये डेटाबेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड वे में है, और जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है वो ऑपरेट सक्सेसफुली करने चाहिए या कंटिन्यूअसली ऑपरेट करने चाहिए जैसे पहले वर्क कर रहे थे। जैसे कि मान लो, ठीक है, इसमें पहला कंडीशन ही आएगा व्हेन अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन ऑफ द डीबीएमएस इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। जैसे ही डेटाबेस आपका फर्स्ट इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है, डीबीएमएस, ठीक है, या रीडिस्ट्रीब्यूट होगा,
तो जब भी डिस्ट्रीब्यूट या रीडिस्ट्रीब्यूट हो, यूजर को ये पता ना चले कि आपका डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड वे में है या रीडिस्ट्रीब्यूटेड वे में है, वो इनके मतलब कहना चाहिए इसके बिना वो स्मूथली डेटा को एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो अ डेटाबेस शुड बी वर्क प्रॉपरली रिगार्डलेस ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस अ नेटवर्क। तो डिफरेंट नेटवर्क में आपका डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब लेकिन डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे कि गूगल में आप डेटा को सर्च करते हो, अब वो डेटा यूएस से आ रहा है या इंडिया से आ रहा है या चाइना से आ रहा है, आपको इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो यहां देखो डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस है, अलग अलग नेटवर्क से डेटा आ रहा है, गैदर हो रहा है, आपको कोई मतलब नहीं है, यूजर को कोई मतलब नहीं है। इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस। So even if a database is geographically distributed, geographically means अलग अलग जगह पे है, with the data stored in pieces, the end user should get an impression that it is stored at the same place. सामने वाले को तो यही लगना चाहिए कि ये गूगल से आ रहा है और गूगल एक ही जगह से रिट्रीव कर रहा है। ठीक है, तो मतलब सामने वाले को ये नहीं पता चलेगा कि अलग अलग नेटवर्क अलग अलग जियोग्राफिक से डेटा रिट्रीव होके आ गया, लेकिन सामने वाले को ईज है, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको तो ऐसा इंप्रेशन जाता है कि एक ही जगह से डेटा आपका रिट्रीव हुआ है। दिस लेज द फाउंडेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। तो अगर इसको फॉलो करेगा तो सीधी सी बात है आरडीएमएस की एक प्रॉपर्टी होगी, मतलब आरडीएमएस अगर है तो डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट रूल है नो सबवर्जन रूल। नो सबवर्जन रूल, ठीक है। अब इसमें अगर बात करें तो नो सबवर्जन रूल का मतलब ये होता है कि अगर देखो, अगर रिलेशनल सिस्टम जो है अगर लो लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंटीग्रिटी रूल्स को बाईपास कर सकता है, ठीक है, और कंस्ट्रेंट्स को बाईपास कर सकता है। ठीक है, तो अगर लो लेवल एक्सेसिबिलिटी अलाउड है तो भी ये ध्यान रखना है कि जो कहना चाहिए रिलेशनल सिस्टम है वो इंटीग्रिटी रूल्स को वायोलेट ना करे, इंटीग्रिटी रूल्स को बाईपास ना करे। ठीक है, टू चेंज द डेटा को अपडेट या चेंज करने के लिए इंटीग्रिटी रूल्स जो होने चाहिए वो बाईपास नहीं होने चाहिए। दिस कैन बी अचीव बाय सम सॉर्ट ऑफ लुकिंग और इंक्रिप्शन, ये हम इंक्रिप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो, इफ द रिलेशनल सिस्टम सपोर्ट द लो लेवल लैंग्वेज देन इट कांट बी यूज्ड टू बाईपास द integrity rules and constraints expressed in high level relational language। मतलब हाई लेवल रिलेशनल लैंग्वेज में जो भी कहना चाहिए इंटीग्रिटी रूल्स लगे हुए हैं या इंटीग्रिटी रूल्स लगे हुए हैं, अगर लो लेवल लैंग्वेज को भी सपोर्ट दिया गया है तो ये कभी भी इनको बाईपास नहीं कर सकते, इंटीग्रिटी रूल्स को और कंस्ट्रेंट्स को जो पहले से अप्लाइड है हाई लेवल रिलेशनल लैंग्वेज पे या पहले से एक्सप्रेस्ड हैं, उनको कभी भी ये बाईपास नहीं